तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू कर रहे हैं। वीडियो का भाग 7 है CIP रांची। ठीक है, ग्रुप सी वाले पोस्टों के लिए एग्जाम हो रहा है और एडमिट कार्ड भी आना शुरू हो गया है, जैसे कि वार्ड अटेंडेंट, मेडिकल रिकॉर्ड क्लर्क, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का तो एग्जाम अलग से होगा क्योंकि वह बड़ा पोस्ट है, ग्रुप डी का पोस्ट है। उसके साथ लाइब्रेरियन क्लर्क, नीडल वुमेन, इन सभी का एग्जाम होगा। ठीक है, 50 मार्क्स का एग्जाम होगा, 1 घंटा समय दिया जाएगा। अभी हम लोग 10 जनरल साइंस और जीके का क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद ये 10 सीरीज कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग इंग्लिश और मैथ पे आ जाएंगे। ठीक है, और रीजनिंग वगैरह करेंगे। तो आइए देखते हैं आज की इस वीडियो का पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है जीके का, 30 क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद 20 क्वेश्चन साइंस कराएंगे। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव की जो पद्धति है, सिस्टम है, यह किस देश से लिया गया है? तो दोस्तों यह लिया गया है आयरलैंड के देश के संविधान से। ठीक है, आयरलैंड देश का जो संविधान है वहाँ से लिया गया है। इसके साथ ही राज्य की नीति निर्देशक तत्व और राज्यसभा में सदस्यों का चुनाव, ये 3 चीज आयरलैंड से लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि राष्ट्रपति लोकसभा के कितने सदस्य को मनोनीत करते हैं? तो दोस्तों भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वे लोकसभा के 2 सदस्यों को मनोनीत करते हैं और राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है 3। इसमें पूछा गया है कि किसने सरकार को 1950 में सर्वोदय योजना प्रस्तुत की? तो दोस्तों सर्वोदय योजना जो प्रस्तुत की थी उनका नाम है जयप्रकाश नारायण। ठीक है, जयप्रकाश नारायण झारखंड पार्टी के संस्थापक थे और झारखंड पार्टी का चुनाव चिन्ह था मुर्गा छाप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश यह भारत के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा बांटता है? यानी कि भारत के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा बांटता है। अगर सीक्वेंसली देखा जाए तो होना चाहिए अफगानिस्तान, लेकिन यहाँ के ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बांग्लादेश जी सबसे ज़्यादा सीमा बांटता है, उसके बाद चीन, ठीक है, पाकिस्तान उसके बाद, और म्यांमार सबसे अंत में, यहाँ के ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा म्यांमार। म्यांमार की राजधानी क्या है? नेपिटो। ठीक है, पहले रंगून हुआ करती थी, अब नेपिटो है। क्वेश्चन नंबर 5, और म्यांमार का पुराना नाम है बर्मा, इसको भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी देश के व्यक्तियों की आय विषमता ज्ञात करती है? यानी कि किसी देश में व्यक्ति का आय 5,000, जैसे कि भारत में कोई व्यक्ति 5,000 कमाता है तो कोई 5 लाख कमाता है महीने के। ठीक है, तो कोई 50 लाख कमाता है, कोई 5 भी हज़ार रुपया कमा नहीं पाता है। तो ये जो आय विषमता है सबसे पहले किसने बताया था पूरे वर्ल्ड लेवल पे? तो इनका नाम है लॉरेंज वक्र। ठीक है, वक्र एक रेखा होता है जिस प्रकार आप लोगों ने पढ़ा होगा। देखिए इस तरह का जो वक्र होता है, वक्र रेखा, हम लोगों ने पढ़ा है। किस में पढ़ा था? मैथ में, ग्राफ में पढ़ा है, फिर आपका इकोनॉमिक्स में पढ़ा है। तो ये इकोनॉमिक्स का ही क्वेश्चन है। लॉरेंज वक्र ने सबसे पहले यह सिद्ध किया था। ठीक है, सिद्ध किया था, हम लोग बोल सकते हैं कि बताया था। इनका पूरा नाम है लॉरेंस वक्र का और इन्होंने 1905 में यह सिद्धांत दिया था। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं दोस्तों। इसमें पूछा गया है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग योजना कब शुरू की गई? तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग योजना, इंग्लिश में बोलते हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, और हिंदी में स्वर्णिम चतुर्भुज की योजना, जो भारत के 4 बड़े बड़े शहरों को जोड़ती है। ठीक है, इस तरह से अगर आप मैप में देखेंगे तो इस तरह से है आपका। पहला है कोलकाता, दूसरा है आपका मुंबई, तीसरा है कलकत्ता है, दिल्ली है, मुंबई है और चेन्नई है। ठीक है, कलकत्ता, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, इन 4 शहरों को जोड़ता है और स्वर्णिम चतुर्भुज बोला जाता है। तो इसकी योजना की शुरुआत 2001 में किया गया था और यह कंप्लीट हुआ था 2012 में। और उस समय जब यह योजना शुरू हुई थी, सेंट्रल गवर्नमेंट थे, प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। ठीक है, एनडीए की सरकार थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। दोस्तों इसमें पूछा गया है कि पीली क्रांति का संबंध किससे है? येलो रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तिलहन उत्पादन से। ठीक है, तिलहन, ऑप्शन 2। तो जितने भी क्रांति हैं सभी को याद कर लीजिएगा, लाल क्रांति, पीली क्रांति, हरित क्रांति, सब कुछ। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं दोस्तों। इसमें पूछा गया है कि दुर्गापुर इस्पात कारखाना किसकी सहायता से स्थापित किया गया? तो दुर्गापुर इस्पात कारखाना जो है आपका इंग्लैंड की सहायता से स्थापित किया गया था। ठीक है, और बोकारो स्टील सिटी की स्थापना किस देश ने सहायता किया था? तो बोकारो स्टील सिटी को खोलने में रूस देश ने सहायता किया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसमें पूछा गया है कि
किस वर्ष के बजट में सबसे पहले जीएसटी का उल्लेख किया गया था? तो दोस्तों जीएसटी का पहली बार उल्लेख 2006 मतलब कि 2006 और 7 के बजट में किया गया था। ठीक है, 2006 से 7 के बजट में सबसे पहली बार उल्लेख किया गया था जीएसटी का। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। भारत में इसे 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि राष्ट्रीयकरण से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम क्या था? यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुराना नाम क्या था जब नेशनलाइजेशन बैंक का नहीं हुआ था? तो दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, 11 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है और इसमें एक चीज सत्य है कि यहाँ के लोग सबसे पहले कपास का उत्पादन करते थे। सिंधु के लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। ठीक है, विश्व में सबसे पहले सिंधु घाटी की सभ्यता से ही पता चलता है कि कपास की खेती होती थी। ठीक है, तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। इसमें पूछा गया है कि दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया का सबसे ऊंचा ईंट से बना हुआ दीवार है। देखिए, मीनार तो बहुत सारे हैं, जैसे कि बुर्ज खलीफा तो बहुत बड़ा है, लेकिन ईंट से नहीं बना है। केवल कुतुब मीनार एक ऐसा मीनार है जो कि केवल ईंट से बना है। और पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन राजा या कौन शासक थे जो कि कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिए हैं। तो देखिए, कुतुब मीनार की जो नींव डाली थी यानी कि शुरुआत किए थे कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक 2 मंजिला बनाए थे और उनकी डेथ हो गई, पोलो खेलते खोलते घोड़े से गिरकर मर गए। फिर उसका दामाद आया, ठीक है, इल्तुतमिश ने 3 मंजिला बनाया, लेकिन क्या हुआ कि इल्तुतमिश ने तो काम पूरा कर दिया। फिर वज्रपात हुआ यानी कि थंडर क्विक हुआ और आसमान से तड़क गिरी और इसका 1 मंजिला नष्ट हो गया। तो फिर से इसको फिरोज शाह तुगलक ने निर्मित कर दिया। ठीक है, और बाद में शेरशाह सूरी ने भी इस पर एक क्या बोलते हैं दरवाज़ा लगाया था। ठीक है, तो यहाँ पर शेरशाह सूरी का ऑप्शन नहीं है, यानी कि इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक और फिरोज शाह तुगलक इन तीनों ने योगदान दिया, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने कोई भी योगदान नहीं दिया है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, कुतुब मीनार के निर्माण में अलाउद्दीन खिलजी ने एक भी योगदान नहीं दिए हैं। तो चलिए दोस्तों एक पेशेंट आ गया था यार बीच लिए, इसलिए आधा घंटा मुझे रुकना पड़ा, काम करना पड़ा, एक्सरे करना पड़ा, उसके बाद आपका वीडियो दे रहा हूँ। चलिए कोई बात नहीं, पढ़ाई करते रहेंगे कितनी भी मुश्किलें आएँ। ठीक है, तो क्वेश्चन हो गया था कि दिल्ली के कुतुब मीनार में निर्माण में इन तीनों का हाथ था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी जो है ये बिल्कुल भी इसमें किसी प्रकार का रोल नहीं था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर, इसमें पूछा गया है कि इनमें से किस लड़ाई में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था? ठीक है, तो किस लड़ाई में बंगाल के नवाब यानी कि बंगाल का जो एक तरह से समझ लीजिए कि राजा सिराजुद्दौला को हराया था? तो दोस्तों 1757 ईस्वी में हुआ था पलासी की लड़ाई। ठीक है, ठीक इसके 100 साल बाद हुआ 1857 की लड़ाई, और ठीक इसके 100 साल बाद हुआ 1957। ठीक है, बहुत कुछ चेंज हुआ है लगभग 100 साल में। तो 1757 में पलासी की लड़ाई हुई थी दोस्तों, और इसमें जो है बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की हार हो गई और अंग्रेज़ों की जीत हो गई। एक तरह से गुप्त छल हुआ था, अंग्रेज़ों ने छल किया था, छल से हराया, और अंततः मतलब कि अंग्रेज़ों ने भारत को लगभग अपने हाथों में कब्जा कर लिया। ठीक है, उसके बाद बक्सर की युद्ध हुई। इन 2 युद्धों में भारत ने अंग्रेज़ों ने लगभग पूरी तरह कब्जा कर लिया था, बक्सर की लड़ाई और पलासी की लड़ाई। ठीक है, क्वेश्चन है इनमें से कौन सा महाद्वीप सही अंग से अपने सबसे बड़े देश से मेल है? मतलब कि एक तरफ महाद्वीप दिया है और एक तरफ सबसे बड़ा देश, बताना है कि कौन सा महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। तो एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा महादेश कौन, मतलब कि एशिया महादेश का सबसे बड़ा देश है चाइना हो जाएगा यार, यहाँ पे तो चाइना है नहीं, इंडिया है, नहीं होगा। तो देख लीजिए, मैं इसका राइट आंसर बता दे रहा हूँ। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है ब्राज़ील, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया उसके अकॉर्डिंग इसका सही आंसर होगा ब्राज़ील। ठीक है, ब्राज़ील की राजधानी कहाँ है? रियो डी जेनेरियो, और इससे पहले था ब्राज़ीलिया। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है 15 नंबर, इसमें पूछा गया है कि प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों प्रत्येक वर्ष
21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। ठीक है, पूरे वर्ल्ड लेवल पे, पूरे विश्व में मनाया जाता है। और आप लोग भी यार डेली सुबह योगा कीजिए, सच बता रहा हूँ, मन शांत रहेगा, तन स्वस्थ रहेगा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में झीलों का शहर किसे कहा जाता है। तो दोस्तों 4 शहर ऐसे हैं जहाँ पे भारत में झीलों का शहर कहा जाता है। उदयपुर, यह आपका राजस्थान में है, इसे झीलों का शहर कहा जाता है। इसके साथ ही भोपाल, उसको भी झीलों का शहर कहा जाता है। और थाने जो कि महाराष्ट्र में है, उसको भी झीलों का शहर कहा जाता है। सॉरी, 3 ही स्थान है जिसे झीलों का शहर कहा जाता है। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि किसने भू राजस्व सुधार किए। तो भू राजस्व सुधार किसने किए थे? टोडरमल ने। ठीक है, और यह मुगल काल यानी कि जब आपका अकबर था उस टाइम उसके वित्त मंत्री हुआ करते थे, राजा टोडरमल के नाम से जाने जाते थे। यह उस प्रकार वित्त मंत्री थे, एक तरह से समझ लीजिए कि मुगल काल के वित्त मंत्री थे, अकबर के समय के। क्वेश्चन है 18 नंबर, निम्न में कौन भविष्य के बुद्ध के रूप में जाने जाते हैं जिनको अभी अवतार लेना बाकी है। ऐसा माना जाता है कि इन फ्यूचर वे अवतार लेंगे और भविष्य का बुद्ध कहा जाता है। तो देखिए मैत्रेय इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह एक क्वेश्चन आता है कि कल्कि का अवतार कब होगा। मतलब हिंदू में बोला जाता है, हिंदू शास्त्रों में, कि कल्कि का अवतार होगा जो कि कलयुग का अंत करेगा, सफ़ेद घोड़े में आएंगे, सफ़ेद वस्त्र में पहन के। मालूम नहीं यार होगा या नहीं होगा, ये सब पढ़ा हूँ इसलिए आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि तिब्बत में से होकर बहने वाली सांगपो नदी को भारत में जाना जाता है। तो देखिए तिब्बत में बहने वाली जो सांगपो नदी है उसी को भारत में ब्रह्मपुत्र हम लोग कहते हैं। ठीक है, तिब्बत में बहने वाली नदी को क्या बोलते हैं हम लोग भारत में? बोलते हैं ब्रह्मपुत्र। और त्यांगसे बोला जाता है चीन में, सांगपो बोला जाता है आपका अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, आगे देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि कालीबंगा सिंधु घाटी स्थल स्थित है। कालीबंगा जो है आपका सिंधु घाटी स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों राजस्थान के क्षेत्र में है कालीबंगा, जो कि सिंधु घाटी से बेहतर का एक स्थल है। आइए देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि अंकोर वाट का मंदिर जो कि विश्व के सबसे बड़े हिंदू मंदिरों में से एक है, अंकोर वाट का मंदिर किस देश में स्थित है ये बताना है। तो दोस्तों कंबोडिया में अंकोर वाट का मंदिर स्थित है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 21 का 3। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 22 नंबर, इसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन सुनामी का कारण हो सकता है। तो जब भी समुद्र में भूकंप आता है ना तो हम लोग उसी को सुनामी नाम दे देते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूकंप, इंग्लिश में अर्थक्वेक। सुनामी दोस्तों 2001 में बहुत ही बड़ा आया था और इसमें आपका जो है अंडमान निकोबार का इंदिरा पॉइंट नाम से जो भारत का अंतिम छोर है वह डूब गया था। क्वेश्चन है 23 नंबर, भारत में भाखड़ा बांध निर्मित है। भारत में भाखड़ा बांध किस नदी पे बनाया गया है ये बताना है। तो दोस्तों भाखड़ा बांध जो कि भारत का हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है, यह सतलुज नदी पे बनाया गया है। ठीक है, कहाँ पे बनाया गया है? सतलुज नदी पे, और हिमाचल प्रदेश में स्थित है। जवाहरलाल नेहरू ने इस बांध को भारत का नया मंदिर कहा था। ठीक है, इसको भी याद रख लीजिएगा कि भारत का नया मंदिर जवाहरलाल नेहरू ने किसे कहा था? भाखड़ा बांध को। क्वेश्चन 24 नंबर, दक्षिण की गंगा के नाम से किसे जाना जाता है? तो दक्षिण भारत की गंगा दोस्तों या वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से गोदावरी नदी को जाना जाता है। दोस्तों गोदावरी नदी 7 राज्य और एक केंद्रशासित प्रदेश में बहती है। दक्षिण भारत के 7 राज्य और एक केंद्रशासित प्रदेश में बहती है। ठीक है, तो बहुत बड़ी नदी है यार, छोटा नहीं समझिएगा। क्वेश्चन है कि तुंगभद्रा अभ्यारण्य कहाँ है? तो अभ्यारण्य मतलब होता है दोस्तों, सॉरी अरण्य मतलब होता है वन, अभ्यारण्य मैं बोलने जा रहा हूँ जहाँ पे जंगली जंतुओं को सुरक्षा के लिए रखा जाता है। तो तुंगभद्रा अभ्यारण्य, देखिए तुंगभद्रा जो है आपका कर्नाटक में है, तो तुंगभद्रा अभ्यारण्य भी कहाँ पे होगा? कर्नाटक में। ठीक है, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, इसमें पूछा गया है कि नंदा देवी पर्वत कहाँ पे स्थित है? नंदा देवी पर्वत दोस्तों, नंदा देवी ये आपका बहुत ही बड़ा पर्वत है, मतलब कि हम लोग बोल सकते हैं भारत का दूसरा सबसे बड़ा पर्वत है। और नंदा देवी आपका स्थित है उत्तराखंड में। ठीक है, मेरा फेवरेट राज्य है उत्तराखंड।
आगे देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि जय सनिता का मूल नाम क्या है। तो देखिए दोस्तों, जो महाभारत है इसका मूल नाम है जय सनिता। हम लोग बाद में महाभारत दिए नाम, वेद व्यास ने इसका नाम जय सनिता रखा था। महर्षि वेद व्यास जो कि महाभारत के रचयिता हैं, इसको मूल रूप से जय सनिता कह के बुलाया गया। बाद में जब इसका संशोधन किया गया महाभारत का, ठीक है, तब इसको महाभारत नाम दिया गया। 28 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि लोकसभा की प्रथम महिला सभापति कौन थी। तो दोस्तों, लोकसभा की प्रथम महिला सभापति थी सुमित्रा महाजन, नहीं, नजमा हेप्तु, नहीं, मीरा कुमार। हाँ, मीरा कुमार इसका राइट आंसर हो जाएगा। मीरा कुमार लोकसभा की प्रथम महिला सभापति थी, ठीक है। और लोकसभा के सभापति उसी के द्वारा चुना जाता है। और एक चीज़ बता दूं कि राज्यसभा को जो सभापति होते हैं वे भारत के हमेशा जो उपराष्ट्रपति बनते हैं उन्हीं को भारत का ये चुना जाता है, ठीक है। और ये कब बनी थी? 2009 से 14 के बीच में बना थी। मीरा कुमार कांग्रेस की थी, कांग्रेस पार्टी से। देखिए क्वेश्चन है, किस खेल से बटरफ्लाई शब्द संबंधित है। तो दोस्तों, बटरफ्लाई मतलब कि तितली, ठीक है। और तितली जैसा हम लोग कहाँ पे करते हैं? जब तैरते हैं तभी हम लोग तितली जैसे हाथों को फैलाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तैराकी, इंग्लिश में स्विमिंग। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, अंतिम क्वेश्चन है जीके का। इसमें पूछा गया है कि भारत के उपराष्ट्रपति के निष्कासन का प्रस्ताव प्रस्तुत होना चाहिए। यानी कि जब भारत के राष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं, तो उपराष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है ये बोला गया है। तो किस सदन की आवश्यकता होती है इसमें, ये चीज़ बोला गया है। तो जब भी ये भारत के उपराष्ट्रपति के हटाने की बात की जाए ना, तो राज्यसभा, याद रखिए, राज्यसभा जो कि उच्च सदन के नाम से जाना जाता है, राज्यसभा का प्रस्तुति होना चाहिए ही चाहिए, ठीक है। और उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति बनने के लिए उम्र कितनी चाहिए? 35 वर्ष। प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष, मुख्यमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष, राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष। इन सबको भी नोट करते जाइएगा। अब हम लोग जनरल साइंस के क्वेश्चन करेंगे। इसके 20 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो पहला है कि ब्लड कैंसर को किस नाम से भी जाना जाता है। तो ब्लड कैंसर जो है उसको हम लोग पैथोलॉजी की भाषा में या फिर डॉक्टर मेडिकल की भाषा में हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तो जिनको भी हो जाता है उनको हम लोग बोलते हैं ल्यूकेमिया। इनको हो गया, क्या हो गया है? ल्यूकेमिया, ठीक है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर देखिए, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि चंद्र सतह पर एक प्रेक्षक को दिन के समय आकाश कैसा दिखाई देगा। तो चंद्रमा की सतह पर दिन में भी आकाश जो है हमेशा काला दिखाई देगा, चाहे कोई भी समय हो, चंद्रमा हमेशा आपका काला ही नज़र आता है, ठीक है दोस्त। अब आगे देखते हैं। तो 33 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। तो कोशिकीय, एक कोशिकीय, केवल एक कोशिका से बना है, यूनिसेलुलर इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। तो यूग्लिना ये भी यूनिसेलुलर है जी, एक ही कोशिका होती है इसमें। अमीबा, इसमें भी एक कोशिका होती है। पैरामेशियम, इसमें भी एक कोशिका होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3 सभी। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 है, विकल्प सभी, ठीक है। आगे देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुकोशिकीय जीव नहीं है, ठीक है। मतलब कि एक कोशिकीय जीव है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा पैरामेशियम, यह एक कोशिकीय जीव है। बाकी तीनों कवक, हाइड्रा और एस्पायरोगेरा ये मल्टी सेलुलर हैं, यानी कि बहुकोशिकीय जीव हैं। इनमें बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि 10 मोल जल का द्रव्यमान कितना है। जल यानी कि H2O। देखिए H2O जल का फॉर्मूला होता है। यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 अणु हैं, यानी कि 2 हो गया, क्योंकि इसका परमाणु संख्या 2 होता है। ऑक्सीजन के 1 अणु है, H2O। ऑक्सीजन के कितने अणु हैं? 1, यानी कि इसका कितना हो जाएगा जी? 8, ठीक है, 8 हो गया। 1 मिनट यार, गाड़ी आ रहा है दोस्त, यार दुकान पे रह के भी आपको वीडियो दे रहा हूँ, ठीक है। तो गाड़ी का आवाज़ आएगा ही, वाहनों का आवाज़ आएगा, इसके लिए सॉरी। तो क्वेश्चन हम लोग थे कि H2O ना, इसमें हम लोग देखे थे कि H2O, इसमें हाइड्रोजन के 2 अणु होते हैं, ऑक्सीजन के 1 अणु होते हैं, ठीक है। तो 8 इधर हो गए हैं, 1 मिनट यार, H2O जल का द्रव्यमान है, तो इसमें हो गए हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के 8, ठीक है। कुल मिलाकर आपके यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु से जल मिलता है,
ठीक है। तो 8 और 2 10 हो गए हैं ना। तो इसका कितना आ जाएगा जी कैलकुलेट करने से? तो हाइड्रोजन का 2 हो गया परमाणु भार, और ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है? ऑक्सीजन का 8 होता है परमाणु संख्या, ठीक है। और परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा 8 दूना 16, तो 16 और इसका 2, ठीक है। टोटल कितना हो गया? 18। यानी कि जल का जो एक मॉलिक्यूल होता है, 1 मोल होता है, उसमें 18 हम लोगों का मोल आया, ठीक है। तो 1 में 18, तो यहाँ पे 10 बोला गया है, तो 18 को 10 से गुना कर देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा? 180, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए इन सब जितने भी मैथ के क्वेश्चन है साइंस में, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, इसको आपको खुद से सॉल्व करना है घर में, और यहाँ पे मैं केवल आपको गाइड कर रहा हूँ, इससे काम नहीं चलेगा, यह आपको कंटिन्यूटी रखेगा, ठीक है। यह भी जरूरी है कंटिन्यूटी के लिए, आपको खुद से घर में पढ़ना पड़ेगा, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उसका 4 गुना, तभी जाके एग्जाम निकल जाएगा, ठीक है। और इतना पढ़ लीजिएगा तो निकल भी जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं निकलेगा। आगे देखते हैं। तो 36 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी प्रतिरोध तार को लंबा किया जाए, ठीक है, प्रतिरोधक तार है जहाँ पे करंट जो है रेजिस्टेंस लगा हुआ है और उसको लंबा किया जाता है, तो प्रतिरोध क्या होगा? तो प्रतिरोध जो है बढ़ जाएगा, यानी कि जो करंट है वह धीरे धीरे सप्लाई होगा, वोल्टेज थोड़ा कम जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। 36 का ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो क्वेश्चन देखिए, पहला है कथन कि मोनेरा बहुकोशिकीय होते हैं। नहीं यार, ये तो गलत है। प्रोटिस्टा सदैव बहुकोशिकीय होते हैं। नहीं, किसी किसी समय एक कोशिकीय भी होते हैं। तीसरा है कि कवक एक प्रकाश संश्लेषण नहीं करते। कवक जो है प्रकाश संश्लेषण नहीं करते, ये बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कवक प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय नहीं है, यानी कि बहुकोशिकीय है, ठीक है। तो कौन सा? देखिए 4 ऑप्शन है। युगलिना जी, ये तो एक कोशिकीय है, अभी हम लोगों ने ऊपर में पढ़ा था। अमीबा भी एक कोशिकीय होता है, पैरामेसियम भी एक कोशिकीय होता है, हाइड्रा बहुकोशिक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रा, ठीक है। हाइड्रा एक बहुकोशिकीय आपका जीव है। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है कि सूक्ष्म जीव मृत पादपों पर डैश के उत्पादन के लिए क्रिया करते हैं। तो सूक्ष्म जीव मृत पादपों पर किसके लिए क्रिया करते हैं? तो दोस्तों वे सूक्ष्म जीव जो है मृत पादपों पर ह्यूमस प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा ह्यूमस, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 40 नंबर। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अष्टक नियम के अपवाद को दर्शाता है? तो दोस्तों अष्टक का नियम सही गया, लेकिन जब यह बोरॉन के पास पहुंचा ना, तो यह अष्टक का नियम काम करने बंद कर दिया। ट्रिक का नियम इससे पहले आया था, फिर अष्टक का नियम दिया। किसने दिया? न्यूलैंड्स का अष्टक का नियम, ठीक है। डोबराइनर का ट्रिक का नियम। आवर्त सारणी के जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन हैं सबको कर लीजिएगा, फिर भी मैं एक बार करा ही दूंगा, लेकिन घर में आप खुद से कर लीजिएगा अगर आपको समय मिल जाता है तो। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विजातीय मिश्रण है? तो मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं, एक सजातीय, एक होता है विजातीय। तो इसमें से कौन सा विजातीय मिश्रण है? देखिए निलंबन जो है एक प्रकार का विजातीय मिश्रण है, इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 42 नंबर। इसमें पूछा गया है कि जब किसी अभिक्रिया में एक पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो जब किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन की कमी होती है, यही समझ लीजिए ऑक्सीजन का ह्रास होता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अपचयन अभिक्रिया। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा अपचयन। 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इसमें पूछा गया है कि किसी उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है? तो किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? हमेशा 7 होता है, 7, ठीक है। तो 43 का 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसको किसी तत्व के उस सूक्ष्मतम कण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है? तो देखिए इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो ये सभी परमाणु में होते हैं और एक या एक से अधिक परमाणुओं के मिश्रण को अणु कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अणु, ठीक है। 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के मेल को अणु कहते हैं, या 2 या 2 से अधिक परमाणुओं से, एटम से आपका अणु बनता है,
मॉलिक्यूल ना, एटम एंड मॉलिक्यूल। 45 नंबर क्वेश्चन है कि एक उष्मा शोषी, उष्मा का शोषण करने वाला है यानी कि उष्मा को खींचने वाला अभिक्रिया या प्रतिक्रिया होती है, तो किसको बोलेंगे उष्मा का शोषण करने वाला? तो प्रक्रिया जिसमें उष्मा अवशोषित होती है, नहीं जी, हाँ यही होगा, अवशोषित होती, खींचा जाता है। वह प्रक्रिया या वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा को खींचा जाता है यानी कि उस अभिक्रिया को कराने के लिए आपको एनर्जी देना पड़ेगा। एक होता है ऊष्मा शोषी और एक होता है ऊष्मा छेपी। ऊष्मा छेपी में आपको ऊष्मा मिलेगा यानी कि एनर्जी बाहर आएगा, ठीक है, और ऊष्मा शोषी में एनर्जी उसको चाहिए। 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ध्वनि स्वर मान यानी कि पिच को कौन निर्धारित करता है? तो ध्वनि स्वर मान पिच को निर्धारित कौन करता है? दोस्तों ध्वनि स्वर मान पिच को निर्धारित करता है आपका आवृत्ति, ठीक है, फ्रीक्वेंसी। 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि अति शीतलन, अति शीतलन इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं सुपर कूलिंग, किसी द्रव का डैश शीतल करना होता है। तो किसी द्रव को जब हम लोग हिमांक से नीचे ले जाते हैं यानी कि उसका जब बर्फ का टेम्परेचर होता है, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस, उससे नीचे ले जाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं सुपर कूलिंग, ठीक है, सुपर कूलिंग। कभी हुए सुपर कूलिंग? सुपर कूलिंग होइएगा तो ऊपर चला जाइएगा यार, उस हाँ मतलब ये उतना कम टेम्परेचर नहीं होता है आदमी का, किसी भी कंडीशन में उतना कम टेम्परेचर नहीं होगा। 48 नंबर क्वेश्चन है कि किसी वस्तु पर लगाए गए बल की दिशा वस्तु की गति के विपरीत दिशा में होती है। एक मिनट यार, जमा ही लेने दीजिए चलिए जमा ही ले लिए। अब क्वेश्चन है कि किसी वस्तु पर, कोई भी वस्तु है और उस वस्तु पर बल की दिशा, जिस तरफ बल लग रहा है, ठीक है, और गति की दिशा विपरीत है। मान लीजिए वस्तु आ रही है इधर से और हम लोग बल लगा रहे हैं इसके विपरीत दिशा में यानी कि इधर से, तो क्या होगा ये पूछा जा रहा है। उस स्थिति में क्या होगा? तो वस्तु की गति क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ठीक है, वस्तु की गति कम हो जाएगी। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, वस्तु की गति कम हो जाएगी या फिर धीमी हो जाएगी। यहाँ पे कम दिया है तो कम ही को ही मारेंगे। 49 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रायोफाइटा को प्रायः उभयचर कहा जाता है। पादप जगत का, प्लांट किंगडम का उभयचर कहा जाता है ब्रायोफाइटा को, क्यों? वे बताना है। तो दोस्तों पादप जगत का उभयचर ब्रायोफाइटा को कहा जाता है क्योंकि वे जल और थल दोनों में पाए जाते हैं। वे जल में भी पाए जाते हैं और थल में भी पाए जाते हैं। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इसमें पूछा गया है कि पत्तियों का लाल, नारंगी और पीला रंग किसके कारण होता है? तो जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उसमें पत्तियों का लाल, नारंगी और पीला रंग का जो कारण होता है वह होता है कैरोटीनॉइड के कारण, ठीक है। और हरा रंग किसके कारण होता है? तो हरा रंग होता है आपका किसके कारण जी? तो वो होता है आपका, यार क्या बोलते हैं उसको, क्लोरोफिल के कारण। और क्लोरोफिल क्या है? एक प्रकार का पिगमेंट है, ठीक है। पिगमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्णक। तो दोस्तों ये था आपका क्वेश्चन आज का। एंड जब भी हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा 10, उसके बाद हम लोग नया सीरीज शुरू करेंगे। इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, आंसर के साथ आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। पढ़िए अपने आराम से, जो भी चीज़ें हैं करिए, लेकिन जो भी हो दोस्त अच्छा से पढ़ाई कीजिएगा यार, समय को वेस्ट मत कीजिएगा, ठीक है। एंड कुछ ना कुछ काम करते रहिएगा, नौकरी के आस में मत रहिए, क्योंकि ये जब लगना है लग जाएगा जब आपका पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगा। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।